एयरपोर्ट और उसके इर्द गिर्द की तमाम आबादी अंधेरे में डूबी हुई थी। जहाज के पायलट के सर पर एक पिस्तौल रखी गई थी और उससे कहा गया था कि ये कौन सी जगह है। ये कौन सी जगह है? उस वक्त वहां पर मौजूद जहाज का कैप्टन राब्ता करता है नीचे और एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्लू डेटा। किलो डेटा है। ये क्लू डेटा जैसे ही कहा जाता है तो दूसरी तरफ से वायरलेस पर आवाज आती है, जी क्लू डेटा। यस दिस इज। ये क्लू डेटा नाम होता है पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट का, जिसे वहां के एयर स्पेस की लैंग्वेज में क्लू डेटा कहा जाता है। फिर पायलट पूछता है कि क्या ये गुजरात का भोज एयरपोर्ट है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बिल्कुल भोज एयरपोर्ट है। क्या हम गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर हैं? गुजरात में स्वागत है। और फिर जहाज के लिए लैंडिंग के लिए वहां पर इजाजत मांगी जाती है। जहाज वहां जैसे ही लैंड होता है और फिर एक ऑपरेशन शुरू होता है। ये कहानी हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन कहानी का असल रूह, असल मामला पाकिस्तान के एटमी धमाकों की वो सनसनीखेज कहानी है जो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह 18 मई 1974 है। वक्त सुबह 9 बज रहे होते हैं और इंडियन रेडियो पर एक बड़ा मशहूर गाना चल रहा होता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। उसी वक्त इंडियन रेडियो स्टेशन पर इस गाने को दरमियान में ब्रेक किया जाता है और 9 बजे के करीब एक अनाउंसमेंट आती है। अनाउंसर आती है और वो ये कहती है कि हम आपको ये इतला देना चाहते हैं कि इंडिया ने अब से कुछ देर पहले अपना पहला एटमी धमाका नामालूम मकाम पर किया है। India conducted a series of underground nuclear tests. ये वो ऐलान होता है कि जिसके बाद इंडिया से लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मच जाती है और उसके पड़ोस में वाक़या पाकिस्तान उस वक्त सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अब इसकी एक मिसाल यहाँ से लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त के अमेरिकन इदारों ने शाया किए, उसके मुताबिक हेनरी किसिंजर जो कि वज़ीर ख़ारजा होते हैं अमेरिका के, वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से पूछते हैं कि अगर इस सूरत हाल में मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो क्या करता। तो हेनरी किसिंजर बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, वही करता कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या कर रहे थे, ये बात बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक सर्द रात पर, एक इंतहाई दर्जे की सर्द रात, बहुत ज़्यादा सर्दी। पाकिस्तान उस वक्त दोलख्त हो चुका था और 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर बन चुके थे और उसके दिसंबर 1971 में 16 दिसंबर 71 में पाकिस्तान दोलख्त होता है और उसके सिर्फ और सिर्फ एक महीने के बाद जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान होते हैं, मुल्तान के सख्त सर्दी का माहौल और जनवरी 24 की तारीख़ होती है। जनवरी 24 को पूरे पाकिस्तान के अंदर सख्त सर्दी और ख़ुसूसन मुल्तान के अंदर सख्त सर्दी थी, लेकिन उस वक्त वो तारीख़ी फ़ैसला हो रहा था कि जिसने
दुनिया को बदल कर रख दिया। और वो तारीखी फैसला ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान अपने एक दौरे पर गए थे। दुनिया भर को ये मालूम था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने एक निजी दौरे पर गए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में मौजूद तमाम साइंसदानों को ये बात कह दी गई थी कि वो मुल्तान पहुँचे। मुख्तलिफ़ गाड़ियों में, ट्रेनों में पूरे पाकिस्तान के साइंसदान मुल्तान पहुँचे। वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो तारीख़ी तकरीर की थी कि हम घास खाएं या कुछ भी खाएं, लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना ज़रूरी है। That we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies by this fateful development. वहाँ पर मौजूद तमाम साइंसदानों ने, कि जिसमें कदीर खान मौजूद नहीं थे, लेकिन कदीर खान बाद में किस तरह आए ये मैं आगे चलकर बताता हूँ, उन सब से कहा गया कि अब हमें हर सूरत में एटम बम बनाना है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम साइंसदानों ने मिलकर कसम खाई कि हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ 16 दिसंबर 1971 के बाद 24 जनवरी 1972, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 8 दिन के बाद ये फैसला हो रहा था। ये ऐसा नहीं कि ये फैसला पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि जब 1956 के अंदर 1956 के अंदर इंडिया ने अपना पहला प्रोजेक्ट, एटमी प्रोजेक्ट लगाया, तो पाकिस्तान ने उसी वक्त 1956 में अपना एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाना का ऐलान कर दिया था। लेकिन 1956 से लेकर 1972 तक इस पर काम ज़रूर होता रहा, मगर वो ताकत नहीं मिली। लेकिन इस ताकत का एक बड़ा फ़ायदा हुआ था। 1965 की जंग के वक्त जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मादनियात और कुदरती वसाइल के वज़ीर थे, तब उन्होंने उस्मानी साहब को इस इदारे का सरबराह बनाया था। और इसी इदारे ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया था। उसने पाकिस्तान से गिने चुने बड़े ही अच्छे जहनों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, और उसमें डॉक्टर कदीर खान का नाम भी शामिल था। ये वो कहानी थी जो शुरू हुई यहाँ से, और अब उसमें शिद्दत आना शुरू हो गई। उस वक्त 1972 के इस मीटिंग के बाद से लेकर 1976-77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हर जगह से दबाव आता रहा कि वो ये सारा सिलसिला ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी तौर पर भी रुक नहीं रहे थे। जब इंडिया से ये बात पूछी जाती थी कि उसने एटमी धमाके किए, तो वो ये कहते थे कि हमने सिविल पर्पसेस के लिए किए थे। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि धमाका धमाका होता है, और वो कब सिविल से फ़ौजी में तब्दील हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। मार्च 1976 का वो तारीख़ी फ़ैसला कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस फैसले ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार को भी छीन लिया। मार्च 1976 में फ्रांस के साथ पाकिस्तान एक एग्रीमेंट करता है। यूँ तो फ्रांस का नाम हमेशा से एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा ही अहम रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये चश्मा में प्लूटोनियम के लिए लगाया गया। अब प्लूटोनियम, ज़ाहिर है प्लूटोनियम से वहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए चश्मा पर एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। हेनरी किसिंजर ने अपने तमाम घोड़े दौड़ाए, यहाँ तक कि वो ईरान के सदर से भी उस वक्त जाकर, ईरान के शाह से जाकर मिले और पाकिस्तान को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो जदीद तरीन तैयारे और हथियार पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान ये प्लांट ना लगाए। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ ये था, और उनके वज़ीर ख़ारजा याकूब साहब जब मिले थे वहाँ पर, तो उनका मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर यह था कि हमने फ़्रांस से पहले बात की है, और आपने 1965 में जंग के बाद जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होने थे उस पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो ज़ाहिर है वो आपकी पाबंदियाँ एक तरफ, लेकिन अब हम पहले फ़्रांस से बात कर चुके हैं।
उस वक्त के तमाम, अगर आप कागजात को, तमाम डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखिए जिसकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, तो उसमें आपको वाज़े तौर पर लगेगा कि चाहे उनके वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा हो, यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट हो, उन सब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हर मुमकिन दबाव लाने की कोशिश की। और 1976 का यही वो तारीख़ी वक्त था जब चश्मा के मामले पर, चश्मा में प्लांट के मामले पर पाकिस्तान की हुकूमत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वही जगह थी कि जहाँ पर आकर कैसेंजर ने धमकी दी थी कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बचना मुमकिन नहीं, और इसीलिए अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक उस वक्त PNA की चली थी और जो मार्शल लॉ लगा था जिसके बाद ज़िया आमरीत का दौर शुरू होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटना चाहते थे और उनके रूस के साथ ताल्लुकात में तेज़ी आती जा रही थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त की स्टील मिल का रूस के ताउन से पाकिस्तान में लगना भी था। कहानी अभी रुकी नहीं और अभी जहाज़ अगवा करने पर हम आने ही वाले। वक्त गुजरता गया, ज़िया आमरीत आ जाती है, लेकिन ज़ियाउल हक भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और खान लेबॉर्ट्री को पीछे नहीं हटते और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और खान लेबॉर्ट्री को ज़्यादा तक़वियत उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से मिलना शुरू होती है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला दौरे हुकूमत शुरू होता है। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत फिर उसे मज़ीद तक़वियत देता है और फिर यहाँ तक मामलात हो जाते हैं कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत से पहले ही पूरी दुनिया को ये बात मालूम हो चुकी होती है कि पाकिस्तान एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। इसीलिए 31 दिसंबर सन 1988 को राजीव गांधी, इंडिया के वज़ीर आज़म, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान वो मुआहदा साइन होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि दोनों ममालिक अपने अपनी एटमी तनसीबात की मालूमात फराम करेंगे और कोई भी किसी पर भी एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेगा। ये तारीख़ी मुआहदा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी ये बढ़ती है कि इंडिया हर सूरत में ये चाहता है कि वो अपने आप को मज़ीद ताकतवर साबित करे। इसके लिए वो 11 मई का इंतखाब करता है। उन्होंने पिछला जो धमाके किए थे वो 18 मई को किए थे, 18 मई 1974 को किए थे 1974 में, और उसके बाद अब वो धमाके करते हैं 11 तारीख को। पहले 4 धमाके करते हैं और फिर 13 तारीख को एक और धमाका करते हैं। 5 धमाके कर अपनी सुप्रीमेसी का इजहार करते हैं। 11 तारीख को जैसे ही इंडियन मीडिया पर यह खबर आती है कि उन्होंने एक बार फिर धमाके किए, पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत और उस वक्त के तमाम लोगों की एक साइंसदानों की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर तमाम लोग मौजूद होते हैं जिसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह समर मुबारक मन और उसके साथ साथ खान लेबॉर्ट्री के सरबराह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी शामिल होते हैं। और ये बात कही जाती है, उसमें ये नुक्ता नहीं होता कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने हैं या नहीं करने। उसमें तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक होते हैं कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए। वहाँ पर अगर एक हल्की सी आवाज़ जो आती है वो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ की आती है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर एटमी धमाके किए तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग सकती है। इंडिया के धमाकों के फ़ौरन बाद अगर आप एक किताब उठा के देखिए, मैं आपको अभी उसका लिंक भी भेज देता हूँ, द मैन फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप उस किताब को उठा के देखिए जो उस वक्त के हालात की बड़ी ही अच्छी अक्कासी करती है, और उसके साथ साथ एक और किताब आप अगर डिसेप्शन उठा के देखिए तो वो भी इस पूरी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा वाज़े करती है, जिसमें यह बात आती है कि बिल क्लिंटन उस वक्त के अमरीकी सदर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप ये धमाके नहीं करते हैं और अगर आप इस सारे मामलात से पीछे हटते हैं तो हम आपको हथियार और जहाज़ F-16 जहाज़ देने के लिए तैयार हैं।
ये बिल्कुल उसी तरीके की पेशकश होती है कि जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चश्मा के मामले पर दी जाती है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीछे नहीं हटते। एक हैरत अंगेज़ उनसर यही है कि किसिंजर जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा होते हैं, वो अमेरिकन वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा, वो उस वक्त वाज़े तौर पर ये कह रहे होते हैं कि मैं वही करता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी वज़ीर आज़म होता इस वक्त नवाज़ शरीफ होते तो फिर वही करते। तो उस अहम मीटिंग के अंदर कि जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनके साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्री के समर मुबारक मन जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह होते हैं, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और सिर्फ ये बात हो रही होती है कि अब धमाके कौन करेगा। ये बहुत ही अहम बात होती है। खान लेबॉर्ट्री यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये इस बात का ऐलान करते हैं कि धमाके हमारी तरफ से होना चाहिए क्योंकि सारे सिस्टम में हमारा एक बड़ा अहम किरदार रहा है। दूसरी तरफ इस सारे मामले में समर मुबारक मंद इस बारे में जोर देते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस हवाले से पहले कोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है, तो उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो करें। लेकिन सवाल ये होता है कि कौन करेगा और कहाँ करेगा। जिस तरीके से इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक होता है कि पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से एक बात पर सब लोगों का इत्तेफाक होता है कि ये धमाके किस जगह पर होने चाहिए। और ये धमाके होने चाहिए किस जगह पर? ये धमाके होने चाहिए चागी के मकाम पर। चागी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है और तकरीबन 200 किलोमीटर की ये चागी की पर मुश्तमिल है। 200 किलोमीटर पर आते पर यह फैला हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान का ये वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जिसकी सरहद 2 ममालिक के साथ मिलती है, यानी कि अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ। चागी में कुल उस वक्त आबादी का रुझान बहुत ज़्यादा कम था और चागी का ही एक मखसूस इलाका कि जिसको तकरीबन 344 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल एक इलाका के जो कि रासकोह कहलाता है। अब रासकोह का भी एक बड़ा ही अहम इलाका के जो कि दोस्तान वड के नाम से है और इसका गांव छतर, यानी कि मैं आपको पूरी तफसील इस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप बलूचिस्तान को देखिए, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी, और चागी में रासकोह का पहाड़ी सिलसिला और रासकोह के पहाड़ी सिलसिले पर वाक़या दोस्तान वड के जो कि 344 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और उसका गांव छतर। ये मकाम पाकिस्तान ने आज से यानी कि 1998 पे जब पाकिस्तान धमाके करने का फैसला कर चुका था, उससे 10 साल पहले इस जगह का तयन हो गया था। और इस जगह की सबसे अहम वजह ये थी कि यहाँ पर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट, इस पूरी जगह पर जो कुल आबादी थी वो पूरी कुल आबादी थी 200 अफराद की, जिन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। उसके साथ ही बिल्कुल साथ ही सहराए खारान का इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना छठा धमाका किया था। तो उसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन इस वक्त नुक्ता ये कि इस 2 नुकात पर पाकिस्तान की उस वक्त की पूरी क़यादत बिल्कुल हाँ कर रही थी। पहली क़यादत, हमें एटमी धमाका करना है। दूसरी ये कि वो चागी के मकाम पर होगा। लेकिन कौन करेगा, अभी ये फैसला नहीं हुआ था। क्या समर मुबारक मन की टीम करेगी या फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की टीम करेगी। उसी दौरान बिल क्लिंटन का फ़ोन आया और फिर अगले ही दिन यानी कि 14 तारीख को अमेरिका का एक बहुत ही हाई ऑफिशियल, बहुत ही बड़ा वफ्द पाकिस्तान आता है। वो नवाज़ शरीफ साहब को हर उस बात के लिए एग्री करने की कोशिश करते हैं कि वो उस बारे में इत्मीनान का इजहार करें। नवाज़ शरीफ साहब उनसे कहते हैं कि हम इस पर सोच रहे हैं, लेकिन सोच वो चुके थे। और 15 तारीख को जब वो वहाँ पर मौजूद था उनका वफ्द, उसी वक्त पाकिस्तान की जो अहम कमेटी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आप उसका नाम दे दीजिए, उसकी मीटिंग जारी थी और जिसमें फ़ैसला हो चुका था। और अगली शब को ये फ़ैसला हुआ कि इसको समर मुबारक मन की टीम यानी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम करेगी। अब यहाँ से एक नई बहस का आगाज़ होता है। जब समर मुबारक मंथ को कहा जाता है तो फिर 18 तारीख को एक और इजलास होता है और उस इजलास में ये फैसला किया जाता है कि कितने दिन में ये हो सकता है, जिस पर समर मुबारक मंथ की यानी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम ये कहती है कि ये 10 दिन में मुमकिन होगा। मकाम का तयन हो चुका होता है। अगले दिन जनरल जहांगीर करामत से मिलने के लिए जाते हैं
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, और वो कहते हैं कि खान लेबॉर्ट्री ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन खान लेबॉर्ट्री को ये धमाके करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा, उन्हें ये मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो ये कर सके। जनरल जहांगीर करावत कहते हैं कि इस हवाले से फैसला हो चुका है, लेकिन आप एक और धमाका ज़रूर करेंगे, और जब ये 5 धमाके हो रहे होंगे तो उस वक्त आप वहाँ मौजूद ज़रूर हों। ये सारी बात होगी और उनकी पूरी टीम भी वहाँ पर मौजूद होगी। ये सारे मामले 18 तारीख को चल रहे थे कि एकदम और बड़ी खबर आ जाती है। पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा होता है, अमेरिका का दबाव बढ़ रहा होता है, और 24 तारीख को एक ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। 24 तारीख को बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के मकाम से एक जहाज़ उड़ता है। जैसे ही जहाज़ हवाओं में जाता है, वैसे ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर 3 अफराद अपना असला निकाल कर जहाज़ के कैप्टन के रूम में आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि इस जहाज़ को दिल्ली ले जाया जाए। उनके पास तमाम के तमाम नक्शे मौजूद थे और वे कहते हैं कि इस जहाज़ को दिल्ली लिया जाए। उसी वक्त कुछ वाक़यात पीछे रोनुमा होते हैं और जिस शख्स ने उनके सर पर पिस्तौल रखी हुई होती है उसकी निगाह हट जाती है और उसी वक्त कैप्टन एक अलार्म बजा देता है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान को ये बात पता चल जाती है और तमाम सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है कि पाकिस्तान का एक जहाज़ अगवा हो चुका होता है। नीचे सबको मालूम होता है कि अलार्म बज चुका, लेकिन जहाज़ में जो 3 लोग मौजूद होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता। जहाज़ आगे की तरफ बढ़ रहा है और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को ये बात मालूम हो चुकी होती है। ऐसे ही वक्त में हैदराबाद के अंदर तमाम लाइटें बंद होती हैं, जहाज़ के एयरपोर्ट की पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की लाइट्स बंद कर दी जाती है। जैसे ही और तमाम एयरपोर्ट्स सिग्नल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो कैप्टन होता है वो इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं और हैदराबाद के ऊपर जब पाकिस्तान के हैदराबाद के ऊपर जब जाते हैं तो कहते हैं क्लू डेटा, यानी कि हैदराबाद है। पहले ही मालूम हो चुका होता है कि जहाज़ अगवा हुआ है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जी क्लू डेटा। हैदराबाद का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान का शहर हैदराबाद, सिंध का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है हैदराबाद। उस शहर को क्लू डेटा कहा जाता है एयर स्पेस की ज़बान में। अब वो लोग जिन्होंने जहाज़ अगवा किया होता है वो जहाज़ को नीचे की तरफ आने का कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात की कंफर्मेशन की जाती है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, क्योंकि नीचे सबको बात मालूम होती है। पायलट कहता है कि क्या ये गुजरात का भोज एयरपोर्ट है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जी ये गुजरात इंडिया का भोज एयरपोर्ट है, जिसके बाद जहाज़ नीचे लैंड कर जाता है। उसके बाद जहाज़ का ये कहा जाता है कि जी जो शख्स उनसे मिलने के लिए आ रहा है वो हिंदी ज़बान को इस्तेमाल करता है, कपड़े और अपने चेहरे पर अपने माथे पर एक टीका लगाता है और उसके बाद अंदर जाते हैं और कहते हैं वेलकम जी, आपको गुजरात में हम वेलकम कहते हैं। जो उस वक्त अगवाकार होते हैं वो ये बात समझ रहे होते हैं कि ये इंडिया ही है, लेकिन दर हकीकत वो इंडिया नहीं होता। अब 3 लोग वहाँ पर होते हैं और ये 3 लोग अपने ताल्लुक़ को बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि BSO से अपने ताल्लुक़ को बताते हैं और वो ये कहते हैं कि चागी पर एटमी धमाका नहीं होना चाहिए और बलूचिस्तान को उनके हुकूक मिलने चाहिए। दर हकीकत इसको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खुफिया इदारे ये बात समझते हैं कि किस तरीके से 11 और 13 तारीख को इंडिया के धमाके होते हैं और सिर्फ 12 दिन के अंदर ये जहाज़ अगवा हो जाता है और उनके पास तमाम नक्शे मौजूद होते हैं। तो इसकी प्लानिंग पहले से की गई होती है और इनका मकसद इंडिया की तरफ से ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं और पाकिस्तान के एटमी धमाकों को रोकने की कोशिश की जाती है। ये मसला फ़ौरन ही इंटरनेशनल तौर पर हाईलाइट हो जाता है। दुनिया भर के उस वक्त के निजी टीवी चैनल्स, उस वक्त इनका सोशल मीडिया होता नहीं है, लेकिन निजी टीवी चैनल्स इस खबर को चलाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सरकारी चैनल्स भी इस खबर को फ्लैश करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पर जहां अमेरिका का दबाव बढ़ना शुरू हुआ होता है, वहीं पर यह वाक़या पाकिस्तान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश होता है। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि प्रॉक्सी, तो इसी तरीके से इन्हें भी एक प्रॉक्सी समझा जाता है और इन्हें ये समझा जाता है कि ये इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के हुक्मरान और उस वक्त की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत उन लोगों पर ऑपरेशन करती है और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला
यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब ज़ाहिर सी बात है 24 तारीख हो चुकी होती है, 26 तारीख को पाकिस्तान की चागी के मकाम तक, 26 तारीख तक पाकिस्तान के C-30 तैयारों के ज़रिए बहुत सारा सामान उस चागी के मकाम पर पहुँचा दिया जाता है। तकरीबन 3000 फिट लंबी एक सुरंग खोदी जाती है और जहां पर करीबन 6000 सीमेंट की बोरियों और 6000 रेती के ज़रिए उसे बंद किया जाता है। दूसरी तरफ वहां पर 5 डिवाइसेस लगाई जाती हैं और उन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। जब ये 5 डिवाइसेस को लगाकर कनेक्ट कर दिया जाता है, 18 तारीख के बाद 10 दिन का टाइम यानी 28 तारीख का दिन तय होता है। 26 तारीख को तमाम तजर्बाती चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। एक खुसूसी जहाज़ के ज़रिए डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की टीम भी वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए मौजूद होती है। उस वक्त भी अमेरिका के सदर क्लिंटन की तरफ से आखिरी फ़ोन आता है और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जाता है कि हम हर सूरत में इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी करेंगे। ना उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम एटमी धमाके करेंगे, ना इसका कहा जाता है कि हम नहीं करेंगे, जबकि क्लिंटन की तरफ से दबाव होता है कि पाकिस्तान क्या चागी के मकाम पर कुछ कर रहा है और पाकिस्तान इसको डिनाई करता है कि हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की 16 तारीख की जो इस वक्त डॉक्यूमेंट सामने आए, उसमें 16 तारीख को अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिल जाती है कि 18 मई के दिन कुछ चागी के मकाम पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जिससे शुबा हो सकता है कि यहाँ पर धमाके हो सकते हैं। बहरहाल 28 तारीख को धमाका होता है और शाम 6 बजे पाकिस्तान के टीवी चैनल, उस वक्त पाकिस्तान का एक ही प्राइवेट टीवी चैनल, एक ही सरकारी टीवी चैनल होता है PTV, उस पर नवाज शरीफ साहब खिताब करते हैं और वो ये इस बात का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं और साथ में उनका एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर होता है कि अब कोई भी पाकिस्तान पर न्यूक्लियाई शबखून नहीं मार सकता है। न्यूक्लियाई शबखून का मतलब ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि एटमी धमाके उस तरीके से नहीं कर सकता है। उस वक्त ज़ाहिर है जो रंजिशें तमाम लोगों के दरमियान होती है, जिसमें समर मुबारकबंद और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का हो, लेकिन जैसे ये धमाके होते हैं सब खुश होते हैं। उसके 2 दिन के बाद हराम के मकाम पर यानी कि चागी के साथ ही यानी रास्को के साथ ही एक सहराई सिलसिला है जिसे सहराए खाराम कहा जाता है। उस सहराए खाराम ने पाकिस्तान अपना 6ठा धमाका करता है और ये धमाका खान लेबोरेटरी के ज़ेर असर होता है और इसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ही कर रहे हैं। यह मुख्तसर सी तारीख़ सिर्फ ये बताने के लिए अर्ज़ थी कि पाकिस्तान पर एटमी धमाकों के हवाले से जहाँ दबाव रहा, वहाँ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के हवाले से भी पाकिस्तान पर सन 1956 से लेकर अब तक ये दबाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसीलिए हमेशा से दुनिया की नज़र उस पर यह फोकस करती है कि कहीं पर भी उसका सरहदी तनाव इस तरह का ना बढ़े कि जिस पर यह जंग शुरू हो सके। इंडिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट ना बनने दे, वहीं पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हर मुमकिन पाबंदियां लगाकर और हुकूमतें तब्दील कर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके भी किए और पाकिस्तान ने उसके साथ साथ एटमी सलाहियतों में भी इजाफा किया। इस ताकत के पीछे कई गुमनाम सिपाही हैं और वो गुमनाम सिपाही चाहे उस्मानी साहब के तौर पर हों, चाहे फिर कई और इंजीनियर्स के तौर पर हों, उन सब का एक किरदार रहा है और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम लाख शिकवे कर सकते हैं, लाख गिले कर सकते हैं, ज़िया की आमरीत की बात भी कर सकते हैं, हम दीगर नाइंसाफ़ियों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब में जो एक बात यकसा थी, चाहे वो ज़िया उल हक हो, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, उन सब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियाई सलाहियतों को हमेशा बढ़ाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। इसी तमाम शुक्रिया के साथ पाकिस्तान की पूरी कौम को हमेशा से अपने इस दिफाई सलाहियत पर फ़ख्र रहा है। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।